हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेस एकेडमी में। आज हम लोग एक नए पर्सनालिटी पर बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमने कहा था कि जो वॉर्स हैं यानी भारत में जो इंडियन बैटल्स हैं यानी जितने भी महत्वपूर्ण वॉर्स हुए हैं उन पे हम एक सीरीज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास को यानी ट्यूसडे को हम लोगों ने दोस्तों क्या किया था, हम लोगों ने दसराग युद्ध के बारे में पढ़ा था। और अब जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, अगर युद्ध की सीरीज में अगर हम बात करें तो आज हम लोग दोस्तों अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है दोस्तों, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी जो सिकंदर है जिसको हम लोग सिकंदर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके साथ भी हमारे भारत के एक महान कह लो राजा, महान पोरस जिसको हम कह सकते हैं, पोरस से दोस्तों पोरस और उनके बीच में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि इसके आसपास की चीज़ें बहुत चीज़ें फिर इससे क्या होता है, इस घटना के या भारत पर सिकंदर के आक्रमण के बाद दोस्तों क्या होता है, इतिहास का बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि लिखने की एक तिथिवार चीज़ें हमको वहाँ से मिलने लगती हैं। उससे पहले हम लोग ज़्यादा तिथिवार चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों क्या है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी जो सिकंदर महान है दोस्तों, उसके जो भारत पर आक्रमण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ें हैं, हाइडे स्पीच का जो युद्ध है उसको भी पढ़ेंगे और उसके क्या इम्पैक्ट रहे हैं भारत पर, क्या हम लोग उसको सिकंदर महान जिसको महान कहा जा रहा है, क्या उसको महान कहना उचित है। इन सब चीज़ों पर दोस्तों आज हम लोग बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं दोस्तों बता दूं, जो भी मेरे चैनल पर अगर नया जुड़ा हो तो उसका मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी दोस्तों एक इंडियन ज्योग्राफी की भी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इस समय अगर हम बात करें क्या टॉपिक चल रहा है तो दोस्तों ट्राइबल्स यानी भारत की जो जनजातियाँ हैं दोस्तों वो पढ़ रहे हैं। कल दोस्तों उसकी एक क्लास हुई थी। अगर जो भी इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से और बहुत ही विस्तृत चीज़ों में मैं करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप जो भी नए लर्नर्स हैं अभी जो चाहते हैं अगर ज्योग्राफी करना, तो एक बार ज़रूर उसको देखें। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो और आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से जाकर दोस्तों कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट भी कर दें वीडियो पर, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि हमारी ये सीरीज़ दोस्तों बहुत ही प्रूफफुल आपके पेपर के लिए रहेगी। जैसे यूपी लेखपाल का अभी पेपर आ रहा है और भी जो यूपी पीसीएस का पेपर होगा, जो भी पेपर अभी भविष्य में होने वाले हैं दोस्तों, सारे पेपरों के लिए बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। क्योंकि मैंने इसमें आपको बता रखा है कि हम सिर्फ इस पर क्या करेंगे, वॉर्स यानी बैटल्स यानी युद्ध तक ही सीमित नहीं रहेंगे। उसके आसपास के जितने भी घटनाक्रम्स हैं उस पर भी हमारा फोकस रहेगा, उसको भी हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर मेरा पहला वाला लेक्चर देखेंगे दसराग युद्ध का, तो आपको दोस्तों बहुत ही डिटेल में मैंने उतना पढ़ा रखा है आपको कि आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। और मैंने वहाँ पे आपको ऋग्वेद के बारे में बता दिया, क्योंकि वहाँ से चीज़ें वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक्स है दोस्तों, आज जो हमारा नई पर्सनालिटी है या आज जो हम जिस नए बैटल पर युद्ध बात करेंगे तो दोस्तों वो हो रहेगा हमारा हाइडे स्पीच, जो दोस्तों सिकंदर से जुड़ा हुआ है। यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है, जिसको महान सिकंदर भी कहा जाता है, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। और बहुत ही डिटेल में दोस्तों इसको करेंगे, बहुत ही विस्तृत करेंगे दोस्तों इसको। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो पर्सनालिटी है या जो व्यक्तित्व है दोस्तों, जो जिसको भारत क्या पूरे वर्ल्ड में दोस्तों एक कई पर्सनालिटियों में एक महान पर्सनालिटी भी बोला जाता है यानी कहा जाता है। ठीक है, जिसको दोस्तों हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या जो वास्तव में भारत के बारे में कुछ जानना चाहता है दोस्तों, तो उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ये ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा पर्सनालिटी थी या एक ऐसा व्यक्तित्व था इस इंसान का कि जिसने एक बड़े साम्राज्य को जीता। ठीक है, बड़े साम्राज्य का निर्माता मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, बड़े साम्राज्य को जीता।
निर्माता और जीतने में दोस्तों बहुत ही फ़र्क होता है। ये छोटी सी चीज़ है, इसको समझने में थोड़ा आपको मैं अभी बाद में इसको बताऊंगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है। तो एक बड़े साम्राज्य को इसने जीता, इसने निर्माता नहीं बन, इसने निर्माण नहीं किया उस साम्राज्य का, बट उसने एक बड़े साम्राज्य को जीता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें इसने बहुत सी, अब चलिए हम इस पर आगे बात ही करते हैं, तो हम सीधे आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे अलेक्जेंडर। सॉरी दोस्तों, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर। ठीक है दोस्तों, इसको सिकंदर भी बोला जाता है और ये अलेक्जेंडर ऐसे भी लिख सकते हैं, अलेक्जेंडर, है ना, जिसको सिकंदर महान भी बोला जाता है। तो दोस्तों कुछ हम इसके जीवन चरित्र या जिसके परिचय के बारे में जान लें, जीवन परिचय जो इसको बोलते हैं उसके बारे में जान लें। तो दोस्तों इसका जो जन्म है दोस्तों, इसका जन्म दोस्तों 356 ईसा पूर्व में, यानी 356 BC में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों इसका जन्म? दोस्तों अगर हम इसकी जन्म की बात करें तो 356 BC में इसका जन्म हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों मकदूनिया में दोस्तों, मैसेडोनिया जिसको बोलते हैं दोस्तों, मैसेडोनिया दोस्तों, इसको मकदूनिया भी बोला जाता है, वहाँ पे दोस्तों इसका जन्म हुआ। ठीक है, तो 356 ईस्वी में इसका जन्म हुआ मकदूनिया में। और दोस्तों ये 20 वर्ष की अवस्था में ये वहाँ का राजा बना। 20 वर्ष की अवस्था में दोस्तों ये क्या हुआ? वहाँ का राजा बना। ठीक है, 20 वर्ष की अवस्था में राजा बना। और दोस्तों इसके जो गुरु थे दोस्तों वो अरस्तु थे दोस्तों, इसको अरस्टो बोलते हैं। इसके जो गुरु थे वो अरस्तु थे। इसका जन्म 356 BC में मैसेडोनिया में, मकदूनिया भी जिसको बोलते हैं, उसमें हुआ। 20 वर्ष की अवस्था में दोस्तों ये राजा बना दोस्तों, यानी किंग बना दोस्तों। ठीक है, और इसके गुरु जो थे अरस्तु थे। ठीक है, और इसने 12 वर्षों तक शासन किया दोस्तों, यानी 12 वर्ष तक ये राजा बनने के 12 वर्षों तक ये जीवित रहा दोस्तों। तो ये कम आयु तक जिया, बट इसने बहुत ही साम्राज्य बड़ा, एक बड़ा साम्राज्य का क्या करते इसने जीता दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसने। ठीक है, तो ये 12 वर्षों तक इसने शासन किया दोस्तों। जब ये राजा बना तो राजा बनने के 2 साल के बाद दोस्तों ये क्या हुआ? वहाँ से प्रस्थान किया। और इसने इसके मन में पूरे विश्व को जीतने की चाह थी दोस्तों, एक आकांक्षा इसके मन में बचपन से ही इसकी माँ ने पाल रखी थी कि पूर्व के यानी पूरब की ओर जितने भी देश हैं दोस्तों उन सबको जीतना है दोस्तों। और इसने विश्व विजेता बनने की एक ख्वाहिश भी इसके अंदर थी। ठीक है दोस्तों, उसी विश्व विजेता की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, उसी चाह को पूरा करने के लिए दोस्तों ये क्या हुआ? पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला। ठीक है, मात्र दोस्तों ये 20-22 वर्ष की उम्र में दोस्तों ये पूरे विश्व को विजय करने के लिए निकला दोस्तों। और रास्ते में दोस्तों जैसे मिस्र है, इराक है, ईरान है दोस्तों, ठीक है, अफगानिस्तान है, ईरान, अफगानिस्तान दोस्तों, ये सारे सिंध का प्रांत जीतते हुए दोस्तों भारत पहुंचा। जब भारत पहुंचा तो पहले मैं उससे पहले आपको एक ईरान की कहानी बता देता हूं। जब ये मैसेडोनिया से निकला दोस्तों तो उस समय इसके और भारत के बीच में एक बड़ा साम्राज्य था दोस्तों। कौन? तो दोस्तों वो अकेमेनी साम्राज्य बोलते हैं, जिसका दोस्तों उस समय का जो शासक था दोस्तों वो कौन था दोस्तों? वो दोस्तों था डेरियस थर्ड दोस्तों, जिसको दारा थर्ड भी बोलते हैं दोस्तों, डेरियस तृतीय दोस्तों। ठीक है, ये ईरान में फारस जो होता है उसी एरिया में दोस्तों ये शासन करता था। और इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था दोस्तों। भारत एक एकमेनी साम्राज्य दोस्तों, विश्व में मतलब अब तक के जो जितने भी साम्राज्य हुए थे उस समय दोस्तों, मतलब जितने भी अभी तक के साम्राज्य बने थे दोस्तों उनमें सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक ये भी साम्राज्य था दोस्तों, एकमेनी साम्राज्य, जिसका उस समय वर्तमान जो शासक जो था वो डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम दोस्तों, और उस समय विश्व में दोस्तों, उस समय की जो मैं बात करूं तो उस समय सबसे बड़ी सेना दोस्तों इसी की थी। इसके पास लगभग कहा जाता कि 25 लाख सैनिक थे दोस्तों। और जब सिकंदर दोस्तों अपने यहाँ से चला था अपने राज्य से, तो इसके पास मात्र 50,000 की सेना थी। फिर भी दोस्तों इसने क्या किया? इस डेरियस तृतीय को हरा दिया। और हरा के दोस्तों क्या किया? इसके सर का कत्ल कर दिया और दोस्तों इसके साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो एक बड़ी छोटी सेना होने के बावजूद भी दोस्तों इसने क्या किया? एक
बड़े साम्राज्य को जीत दिया। तो ये एक इसके सेनापति के जो अंदर का जो लक्षण होता है दोस्तों, इसको विलक्षित दिखाता है कि ये एक बड़ा कॉन्करर था, एक अच्छा सेनापति था, एक अच्छा नेतृत्व करता था दोस्तों, जो किसी भी युद्ध की किसी भी परिस्थिति को अच्छे से समझ सकता था। ठीक है, इसी कारण दोस्तों इसने छोटी सी सेना के होते हुए भी दोस्तों इसने 50,000 की सेना के होते हुए इसने 25 लाख की सेना को हरा। ऐसा कहा जाता है कि 25 लाख की सेना थी, और हम मान लेते हैं तो चलो कोई दिक्कत भी नहीं, तो इसने हराया डेरियस प्रथम को हराने के बाद। और ये डेरियस प्रथम कौन था दोस्तों? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोस्तों जो सिकंदर था, सिकंदर से भी पहले दोस्तों हमारे भारत में एक बार आक्रमण हो चुका था, बट वो दोस्तों भारत के अंदर नहीं हुआ था, सिंध वाले प्रांत तक ही दोस्तों वो आक्रमण हुआ था। डेरियस तृतीय के ही दोस्तों क्या थे, मतलब इसके ही वंशज जो थे इससे पहले के, जिसका नाम था दोस्तों डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम। ठीक है, इसने भी दोस्तों भारत पे आक्रमण किया था। कब दोस्तों? तो 516 बीसी में दोस्तों। कब की मैं बात करूं तो 516 बीसी में दोस्तों इसने पहली बार, अगर कभी पूछा जाए कि भारत में किस विदेशी ने आक्रमण, मतलब किसने आक्रमण किया था, तो ईरानियों ने दोस्तों, पहली बार दोस्तों ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और ये ईरानी ही दोस्तों, यही जो ईरानी है यही दोस्तों डेरियस प्रथम है, जिसने क्या किया था, भारत में पहली बार आक्रमण किया था 516 बीसी में। बट ये भारत के क्षेत्र को नहीं जीत पाया था, ये सिंध वाले प्रांत को इसने जीता था। और इसको दोस्तों जो हेरोडोटस है दोस्तों, हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है, उसने लिखा है कि इसने जो सिंध को अपने राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। कौन सा प्रांत बनाया था दोस्तों? तो 20वां प्रांत बनाया था। ठीक, 20वां प्रांत बनाया था इसने, किसको? सिंध को। और यहां से इसको दोस्तों क्या होता था, डेरियस प्रथम को 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा कर के रूप में, यानी आय के रूप में इसको प्राप्त होती थी। तो ये दोस्तों डेरियस प्रथम के बारे में थोड़ी चर्चा मैंने कर दी, क्योंकि यहां से आपको थोड़ा जानना चाहिए था। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार भारत पर आक्रमण किसने किया था, तो ईरानियों ने किया था। ईरानियों में अगर कभी पूछा जाए तो राजा कौन था, तो डेरियस प्रथम था, यही अकेमेनी साम्राज्य के ही लोग था। ठीक है, और इसने दोस्तों सिंध को जीता था। तो सिंध को इसने अपना 20वां प्रांत बनाया था, और इससे 360 टैलेंट मतलब स्वर्ण मुद्रा होती दोस्तों, एक टैलेंट दोस्तों स्वर्ण मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा की इसको रेवेन्यू प्राप्त होता था। और ये कहां से इसका स्रोत है, तो दोस्तों हेरोडोटस ने दोस्तों इसके बारे में लिखा है दोस्तों। ठीक है, जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेरियस प्रथम, इसी के वंशज जो था डेरियस थर्ड था, जिसको दोस्तों सिकंदर ने हराया था, है ना। इसी के बाद क्या हुआ था, सिकंदर ने भारत की ओर फिर प्रस्थान किया था। और भारत में दोस्तों ये जब आया, ठीक है, तो अब ये सब जीतने के बाद दोस्तों मैं एक आपको चीज़ें आप लिखते भी चलिएगा, जो मैं यहाँ पे अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ तो आपको सुनते सकते, और आप भी उसको लिखते चले आराम से, तो आपकी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं एक आपको डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे रफली बना लीजिए, ऐसे मैं रफली आपको बना के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मकदूनिया है, ये मकदूनिया है दोस्तों। इधर दोस्तों ग्रीस होते हुए दोस्तों, ठीक है, ग्रीस दोस्तों होते हुए फिर दोस्तों इराक, ठीक है, ये ग्रीस मान लीजिए है, इधर इराक दोस्तों, ठीक है, इराक, फिर इसके बाद दोस्तों इधर ईरान, अफगानिस्तान, देन इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान उस समय हमारे भारत में ही था, तो देन इसके बाद दोस्तों ये भारत आता है, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, एक रफली। तो दोस्तों ये पूरा क्षेत्र ये जीतते हुए आया ऐसे, इसी यहीं पे दोस्तों ये जो दोस्तों कहाँ से, ग्रीस के बाद दोस्तों इराक, ईरान और अफगानिस्तान वाले एरिया में दोस्तों ये कौन थे दोस्तों, अकेमेनी साम्राज्य के लोग थे, अकेमेनी साम्राज्य के लोग थे। ठीक है, अकेमेनी वंश शासन करता था उस समय, जिसका दोस्तों राजा कौन था, तो डेरियस थर्ड था दोस्तों। ठीक है, और कौन, इसका संबंध किससे, तो डेरियस प्रथम से, जो कौन था दोस्तों, जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 516 बीसी, है ना, बीसी में, ये याद रखना है। तो इसको दोस्तों पराजित करने के बाद, इसकी मैंने बताया कि इसकी सेना बड़ी थी, फिर भी इसको पराजित कर दिया। इसको पराजित करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, इसने भारत पर आक्रमण करने के, मतलब सिकंदर जो है भारत की ओर बढ़ा। तो जब भारत की ओर बढ़ा दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अब ये चीजें हो गई, ठीक है, समझ गए होंगे इसको आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी है दोस्तों, इसको आप एक कहानी की तरह, और जो नोट करने वाली चीजें उसको अगर नोट कर लेंगे तो आप भी एक बार पढ़ लेंगे, बस आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सब जीतने के बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर ये आया यहाँ पे दोस्तों, मैंने बताया कि यहाँ से दोस्तों हमारी झेलम नदी बहती है। ठीक है, ये सॉरी दोस्तों सिंधु नदी है दोस्तों,
तो ये दोस्तों सिंधु नदी है ना, ठीक है। तो इसके इधर पहुंचा, क्योंकि सिंधु नदी के अंदर से दोस्तों क्या होता है, फिर इसके बाद हमारे साम्राज्य का हिस्सा, हमारे भारत का हिस्सा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों सिंधु नदी के बाद दोस्तों ये क्या हुआ, भारत में अटक के द्वारा प्रवेश किया दोस्तों, अटक, इसको अटक है ना, ये दोस्तों अटक दोस्तों ऐसा कहा जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत में जो सिकंदर है पहली बार दोस्तों सिंधु पार करने के बाद अटक आया था। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, जो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम थे दोस्तों, उनका भी दोस्तों सपना था, उनका भी सपना था, क्या सपना था कि अटक से लेकर कटक तक, अटक से लेकर दोस्तों कटक तक दोस्तों हिंदू पद पादशाही, ये इन्होंने संकल्पना दी थी दोस्तों। अगर आपने पढ़ा हो हिंदू पद पादशाही, ठीक है दोस्तों, हिंदू पद पादशाही यानी पूरे अटक से लेकर कटक तक पूरे में दोस्तों हिंदू राज्य बनाना है, ये बाजीराव प्रथम ने ये संकल्पना दी थी। ऐसा एक इतिहास का मतलब ऐसा उन्होंने मतलब जो बाजीराव प्रथम थे उनका ये स्वप्न था, हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों, यहीं से दोस्तों क्या हुआ, झेलम पार करने के बाद दोस्तों ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने पहली बार अटक में दोस्तों भारत में प्रवेश किया। और फिर मैं आपको बताऊं, जब इसने यहाँ प्रवेश किया, मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ, ये कोई काम का नहीं है, बट आपको एडिशन के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये अटक भी मैं मिटालता हूँ। तो ये सिंधु थी, सिंधु के बाद दोस्तों मैंने, अगर आप मेरी नदियों वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों झेलम था, ये नदी जो थी दोस्तों झेलम थी, ठीक है, झेलम है अभी भी है। तो सिंधु और झेलम के बीच में दोस्तों गांधार था, ठीक है, जिसमें दोस्तों तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला याद आ रहा है, यहीं का दोस्तों राजा था अंबी, ठीक है, अंबी। जब इसने यहां भारत में प्रवेश किया, सिंधु पार किया, तो जो तक्षशिला का राजा जो दोस्तों अंबी था, उसने कोई प्रतिरोध किए बिना सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, और दोस्तों ये जाके सिकंदर से मिल गया, ठीक है। तो इसको यहां पे जीतने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। बट जब ये झेलम पहुंचा दोस्तों, यहां से झेलम के बाद दोस्तों कौन सी नदी है, मैं यहां बना देता हूं दोस्तों, झेलम के बाद दोस्तों कौन सी नदी है, तो ये चिनाब नदी है दोस्तों, पढ़ा है नाम ने नदियों को, ठीक है, चिनाब नदी है। तो झेलम और चिनाब के बीच में दोस्तों एक राजा शासक करता था, पोरस नाम का शासन, राजा नाम का शासक करता, राज्य करता था इस क्षेत्र में दोस्तों। झेलम और चिनाब के बीच में दोस्तों पोरस शासन करता था, ठीक है, जिसके बीच में जो हम लोग आज इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये भारत पहुंचा कब था, सिकंदर की बात करें तो 326 बीसी में पहली बार दोस्तों ये भारत पहुंचा था। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखना है, भारत में पहली बार 326 बीसी में पहुंचा था, ठीक है। तो सिकंदर क्या हुआ, जब झेलम के, अब मैं इधर का मिटाल रहा हूं, आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटाल दे रहा हूं, यहाँ पे अंबी जो थे दोस्तों, क्या हुआ वो अब ये नदी झेलम है, इसके इधर आ गया, इस मुहाने पे पहुंच गया, और इस मुहाने पे कौन है दोस्तों, पोरस, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं आपको समझाने के लिए, अच्छे से ये चीजें एकदम क्या होगा, चित्र बन जाएगा आपके मन में, तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ठीक है आप बना लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारी सिंधु नदी, ये दोस्तों हो गए झेलम, और इसके बाद दोस्तों ये है हमारी चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी। तो मैं बना देता हूं, ये दोस्तों थी सिंधु, ये थी दोस्तों झेलम, और ये है दोस्तों चिनाब, ठीक है। यहां पे दोस्तों मैंने बताया अंबी शासक करता था, अंबी यानी जो तक्षशिला शासक था, अंबी शासन करता था, जिसने तो अधीनता स्वीकार कर ली। इधर दोस्तों थे पोरस, हमारे महान पोरस हम कह सकते हैं उनको दोस्तों, मैं तो उनको महान ही कहता हूं, आप लोग जैसा कहना चाहें। तो सिकंदर यहां पर आके खड़ा हो गया, यानी ये सिकंदर की सेना है, ये खड़ी हो गई आकर, ठीक है। इधर कौन था दोस्तों, इधर था पोरस, इधर पोरस की सेना, ठीक। ये दोनों अब आमने सामने थे। पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और पोरस जो है सिकंदर से लड़ने के लिए तैयार था। वो कह रहा था, उसका कहना था कि हम अपनी मातृभूमि को या किसी को भी अपनी मातृभूमि में ऐसे ही आने नहीं देंगे, और किसी को भी हम ऐसे ही अपना साम्राज्य नहीं सौंपेंगे, ठीक है। तो वो बहादुर था, और एक मातृभूमि के प्रति उसका ज़्यादा ही अधिक ही स्नेह था, ठीक है। तो वो जब सिकंदर यहाँ आए, तो सिकंदर दोस्तों झेलम जो उस समय था का, जब ये यहाँ पे पहुंचा तो उस समय दोस्तों मानसून चल रहा था, ठीक, उस समय मानसून चल रहा था। तो क्या था दोस्तों, तो ये मानसून में दोस्तों झेलम क्या होता है, उफान पे आ जाती है। तो जो पोरस थे, पोरस को ऐसा लग रहा था कि सिकंदर जो है वो मानसून
के समय भारत पर मतलब इसके राज्य पे आक्रमण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि झेलम से ये झेलम को पार नहीं कर पाएगा। अगर झेलम को पार करने की कोशिश करेगा तो ये उसी के साथ बह जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा था। बट सिकंदर दोस्तों इसकी जो सोच है उससे परे निकला दोस्तों। उसने क्या किया दोस्तों, उसने दोस्तों झेलम, ठीक है, अब दोनों की सेनाएं इसकी सिंधु के पश्चिम की और इसकी दोस्तों सॉरी झेलम के पश्चिम की और इसकी पूर्व की ओर खड़ी पोरस की। तो इसने क्या चाल चली सिकंदर ने चाल ये चली कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अपनी सेना की एक टुकड़ी खड़ी कर दी। ऐसा क्यों? दिखाने के लिए कि अभी हम यहीं खड़े हैं। और ये क्या किया, यहाँ से दोस्तों दूरी बना के हुए इधर आके इस तरफ से दोस्तों क्या किया, इसने झेलम नदी को पार कर लिया दोस्तों। और इसने अचानक इस पर आक्रमण कर दिया। ठीक, अचानक जब आक्रमण किया दोस्तों तो पोरस को संभलने का मौका नहीं मिला। फिर भी दोस्तों पोरस ने क्या हुआ, बहुत ही बहादुरी से लड़ा और बहुत सी बहादुरी से लड़ने के बावजूद दोस्तों पोरस हार गए। क्योंकि दोस्तों पोरस की जो सेना थी वो बहुत छोटी थी। सबसे मेन चीज यहाँ पे मैं बता दूं, पहली बार दोस्तों ये जो सिकंदर है पहली बार दोस्तों यहाँ भारत में आकर हाथियों से परिचित हुआ था। उसको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई जानवर होता है दोस्तों। सिकंदर से जब वो पोरस, और इसी लड़ाई को दोस्तों हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों बड़ा सा। इसी लड़ाई को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइडे स्पीच, जिसको बितस्ता का युद्ध, ठीक है दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं। और इसी को दोस्तों बितस्ता का भी युद्ध बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों जो झेलम है उसको बितस्ता नदी भी बोलते थे पहले, बितस्ता का युद्ध। और इसी को दोस्तों चिनाब का युद्ध भी बोलते हैं, झेलम का युद्ध दोस्तों, सॉरी झेलम का युद्ध। तो ये तीन नाम है इसके, याद रखना है। झेलम का युद्ध भी इसी को बोलते हैं, बितस्ता का युद्ध भी इसी को बोलते हैं। ये तो दोनों झेलम के नाम ही हैं। और हाइडे स्पीच का युद्ध दोस्तों ये फेमस है हमारा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ इसमें दोस्तों, ये क्या हुआ, पोरस हार गए। तो जब पोरस हारे तो क्या हुआ, इसकी बहादुरी से, मैं यहाँ पे बता रहा था कि भारत में पहली बार दोस्तों सिकंदर जो है हाथियों से परिचित हुआ। उससे पहले उसको हाथियों के बारे में जानकारी नहीं थी। उसको इसीलिए थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि हाथी बहुत ताकतवर होते हैं। और दोस्तों इसी वजह से उसको थोड़ा जो पोरस पर विजय प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हुई। तो जब फिर भी दोस्तों पोरस हार गए। तो जब पोरस को हारे तो क्या हुआ, उनको दोस्तों उसने मतलब पोरस को दोस्तों सिकंदर ने मारा नहीं। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि सिकंदर जो था वो पोरस की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। और प्रभावित हुआ तो उसने पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो सिकंदर मतलब दोस्तों पुरु ने कहा कि दोस्तों एक विजित राजा एक हारे हुए राजा के साथ जो करता है वही आपको भी करना चाहिए। तो इस कथन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, पोरस को छोड़ दिया और पोरस को कहा कि ठीक है तुम अपने राज्य पे शासन करते रहो। वो उसकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। ठीक है, फिर ऐसी भी कुछ कहानियाँ थी कि फिर दोनों मित्र बन गए। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये दोस्तों ये हाइडे स्पीच के युद्ध की थोड़ी कहानी थी। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पोरस जो था वो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों हम लोग पुरु पढ़ रहे थे। पुरु याद आया, पुरु तुर्वस क्रीरी, ये क्या थे, कौन थे ये 5 जो दशराग युद्ध में दोस्तों पुरु जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे। कहते हैं कि इन्हीं का वंशज था पोरस। ठीक है, बट ये कोई प्रमाणिकता नहीं है, बट लोग ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो पोरस है इसी का पुरु का वंशज है। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि दोस्तों ये जो पुरु जो है, पुरु और भारत मिलकर दोस्तों कुरु बन गए थे। पुरु और भारत मिलकर दोस्तों क्या बन गए थे दोस्तों, कुरु बन गए थे। जो दोस्तों जो हस्तिनापुर पर कुरु वंश, जो पांडव लोग होते हैं वो कुरु वंश के थे ना, वो ऐसा, ये ज़्यादा प्रमाणिक है, ये कम प्रमाणिक है। बट कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि पुरु जो है वो जो पोरस है वो पुरु वंश से संबंधित थे। जो ऋग्वैदिक काल में पुरु हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, पुरु कबीला जो पढ़ रहे थे, पुरु जन जो पढ़ रहे थे वो। ठीक है, ये तो चीज़ें दोस्तों इतिहास में ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरप्रिटेशन की हैं, जिन पे दोस्तों कोई अभी तक तर्क नहीं निकला है, तो हम लोग इन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको अगर पढ़ने कभी मिले तो आप उस पर ज़्यादा गौर ना करें। मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं बस आपको। ठीक है, एज अ नॉलेज के लिए आप थोड़ा करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ। तो पोरस को जब उसने जीता तो फिर उसको क्या था, फिर उसको तो किसी की भी का विरोध करने का मतलब उसको कोई ज़्यादा विरोध नहीं मिला। इसके बाद जब दोस्तों क्या हुआ, ये आया कहाँ पर दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखो, झेलम नदी के बाद कौन सी नदी है दोस्तों, चिनाब है।
चिनाब के बाद दोस्तों रावी है, रावी के बाद दोस्तों आया वेनम। यानी झेलम और चिनाब को भी पार कर लिया और रावी को पार करने के बाद दोस्तों ये पहुंचा व्यास नदी, व्यास नदी। ठीक है, जब ये व्यास नदी दोस्तों पहुंचा तो व्यास नदी के इधर दोस्तों, इधर उस समय जिस समय मगध पर इसने दोस्तों जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय दोस्तों मगध में एक शक्तिशाली शासक था जो शासन कर रहा था, जिसका नाम था घनानंद, जो नंद वंश था। यह भी कई बार पूछा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किसका शासन था, तो घनानंद का शासन था। यह कौन से वंश का शासन था, तो नंद वंश का शासन था। तो घनानंद का साम्राज्य यहाँ व्यास नदी के इधर से शुरू हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा सिकंदर जब यहाँ पहुंचा तो ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद ये क्या हुआ, भारत की इधर नहीं गया और यहीं से वापस लौट गया। इसके पीछे का रीजन कुछ लोग कहते हैं कि भारत, क्योंकि सिकंदर की जो था, मान लो सिकंदर महत्वाकांक्षी था, सिकंदर पूरे विश्व को जीतना चाहता था, बट क्या उसके सैनिकों का भी यही सपना था, तो ऐसा नहीं है। उसके सैनिक दोस्तों 10 साल से दोस्तों घर से बाहर थे, घर की याद आ रही थी। और दोस्तों क्या था, यहाँ से जीतते हुए पूरे भारत जीतते हुए, एक बड़े क्षेत्र को जीतते हुए आ रहे थे, तो वो थक गए थे दोस्तों। और दोस्तों क्या थी, घर की याद भी आ रही थी। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमारा दोस्तों ट्रॉपिकल एक क्लाइमेट चेंज भी हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा था, उनके जो सैनिक है उनको दिक्कतें हो रही थी। तो इसी वजह से उनके सैनिकों ने दोस्तों, थके मांदे उनके सैनिकों ने दोस्तों क्या किया, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अब आगे युद्ध नहीं करेंगे, हम घर जाना चाहते हैं। एक तो ये कहा जाता है। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस व्यास नदी के इधर जो था, घनानंद की एक बड़ी सेना अपनी रक्षा के लिए तैनात रहती थी, जिसकी सेना को देखकर दोस्तों इसके जो सैनिक थे, सिकंदर के जो सैनिक थे, वो बहुत मतलब भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि इसकी बहुत बड़ी सेना थी, सिकंदर से कई गुना बड़ी सेना थी। ठीक है, तो इस वजह से भी क्योंकि इनके सैनिकों को सुनने को मिलता था कि यहाँ पे बहुत बड़ी सेना है और आप इससे नहीं जीत पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों अब ये जो सैनिक थे ये किसी बड़े युद्ध में नहीं फंसना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत थक गए थे, ये जाना चाहते थे वापस। तो ठीक है, बट अगर मैं इसका इंटरप्रिटेशन करूं तो दोस्तों क्या है, जैसे कि मैं बात करूं कि घनानंद की सेना को ऐसा मान ले चलो ठीक है बड़ी है, मगर फिर भी दोस्तों सिकंदर के पास भी अब 1,20,000 की सेना हो गई थी दोस्तों। क्यों? 50,000 तो वो लेकर ही चला था दोस्तों, और पूरे साम्राज्य को जीतते आए, तो वो क्या करा, कुछ कुछ सैनिकों को अपने साथ लेते आया, और इसकी भी बहुत बड़ी सेना हो गई थी दोस्तों, 1,20,000 इसकी सेना हो गई थी। और दूसरी चीज़ है, घनानंद के पास हो सकता है सेना बड़ी हो, बट वो जब 25 लाख की बड़ी सेना को हरा सकता है, तो क्या घनानंद की सेना को हराने का सामर्थ्य नहीं रखता? ये एक ऐसा मतलब मैं मानता हूँ, हो सकता है कि वो नहीं हरा पाता। बट दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि दोस्तों यहाँ पर वो सिकंदर जो था दोस्तों, यहाँ मतलब उसके जो सैनिक थे, यहाँ वो हाथियों के बल और उससे भी दोस्तों परिचित हो गए थे, क्योंकि दोस्तों उनके जो पोरस की सेना में दोस्तों हाथी थे, तो क्योंकि उनका कोई तोड़ ही नहीं था। तो और घनानंद के पास तो दोस्तों उस समय 3,000 सैनिक हाथी थे। तो इन सब के कारण दोस्तों ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि इसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया और फिर ये दोस्तों वापस चला गया। ठीक है, फिर दोस्तों ये क्या हुआ, व्यास नदी से वापस गया, और ये जब वापस जा रहा था दोस्तों, तो वापस जाते समय भी इसने कई गणराज्यों को जीता है, जैसे मालव है, शूद्रक है। ठीक है, इस सबसे ज़्यादा दोस्तों मालव गणराज्य में दोस्तों इसने नरसंहार किया था जाते समय। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब ये यहाँ से जा रहा था दोस्तों, ये दोस्तों झेलम और चिनाब के बीच का जो एरिया है, उसी में दोस्तों छोटे छोटे गणराज्य भी थे। क्या हुआ, जब ये दोस्तों चिनाब और रावी के बीच में दोस्तों छोटे छोटे दोस्तों गणराज्य थे, जब वो यहीं से जा रहा था तो कुछ गणराज्य थे जिसमें दोस्तों मालव गणराज्य ने इसका बहुत ज़्यादा प्रतिरोध किया। उसमें दोस्तों ये आलम हुआ कि वहाँ के स्त्री और पुरुष भी इसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, स्त्री पुरुष और बच्चे भी लेके शस्त्र बाहर आ गए, और इसी कारण क्या हुआ, उस युद्ध में ये थोड़ा सा घायल हो गया। और दोस्तों इसने क्या किया, उस युद्ध मतलब उस गणराज्य को में स्त्री पुरुष सबका नरसंहार करा दिया, मतलब पूरा कत्लेआम मचा दिया इसने घायल हो जाने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से ये लौटते हुए जीतते हुए फिर से वापस गया, और जब वापस जा रहा था दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके साथ में दोस्तों जब ये भारत आया था दोस्तों, यानी ये जब वहाँ से चला था मकदूनिया से, जब ये चला था, तो इसके साथ 2 लोग आए थे, 2-3 लोग आए थे, बट 2 लोग का आपको नाम याद होना चाहिए। एक तो निर्याकस दोस्तों, और दूसरा अरिस्टोबुलस। सॉरी दोस्तों,
दूसरा है दोस्तों अरिस्टोबुलो, अरिस्टोबुलस। ये दो लोग इसके साथ आए थे, 3 लोग आए थे, बट इन दोनों का नाम याद रखना, ये दोनों लोग इसके साथ में आए थे, ठीक है। और एक चीज मैं ये भी बता देता हूं, यही दो दोस्तों, इनमें से दोनों में से सबसे ज्यादा दोस्तों निरयाकस ही इसकी जानकारी का मूल स्रोत है दोस्तों। इसके बाद निरयाकस द्वारा ही कही गई बातों को दोस्तों एरियन है, प्लूटार्क है, हेरोडोटस है, इन्होंने दोस्तों बाद में लिखा है। बट दोस्तों निरयाकस दोस्तों है ना, हेरोडोटस नहीं बोला मैंने, हेरोडोटस बोला, याद रखिएगा। निरयाकस इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत, क्योंकि इसके साथ आया था, इसका सेनापति भी था, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, कमांडर भी था इसका। तो ये इसकी जानकारी का, इसी की जानकारी के आधार पर बाद में एरियन है, प्लूटार्क है, इन्होंने दोस्तों इस सिकंदर के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, अरिस्टोबुलस और निरयाकस के साथ में आए थे। तो जब ये भारत से रिटर्न होकर जा रहा था, तो दोस्तों इसने क्या किया, अपनी सेना को 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट में बांटा मतलब इसने एक सेना की टुकड़ी निरयाकस के नेतृत्व में जल के माध्यम से वापस जाने को कहा अपने राज्य यानी मगडूनिया। दूसरे की नेतृत्व स्वयं किया और यहां से होते हुए ईरान, भारत से अफगानिस्तान होते हुए और ईरान में दोस्तों बेबीलोन में दोस्तों क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई। और कब था वो समय दोस्तों, 323 ईसा BC में दोस्तों इसकी डेथ हो गई। कहां दोस्तों, ईरान के बेबीलोन में दोस्तों इसकी डेथ हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये रोग से ग्रसित होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने इसको विष दे दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बट इसकी डेथ हो गई 323 ईसा पूर्व में दोस्तों, कहां, बेबीलोन में, ठीक है। और क्या हुआ फिर इसकी चीजें हम लोग अब, ठीक है। तो यहां से ये चीजें दोस्तों, इसका एक चीज मैं बता दूं, इसने अपने सेना को 2 भागों में बांटने का रीजन ये था, क्योंकि दोस्तों ये एक भारत को मतलब ये जो था खोज करना चाहता था। खोज करना मतलब जैसे कि मान लो कोई भी जो राजा है किसी बड़े साम्राज्य को अगर जीतता है, तो वो फिर चाहता है कि हमारा इस बड़े साम्राज्य में हमारा ट्रेड भी हो, ठीक है, हमारी संस्कृति का भी प्रसार हो, हमारी धर्म का भी प्रचार हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक सुटेबल माध्यम, एक मार्ग चाहिए, जो मार्ग की जब हम खोज करेंगे तभी तो हमें मिलेगा, ठीक है। कोई भी इंपीरियल राजा होगा वो ये सारी चीज़ें करना चाहेगा। तो सिकंदर ने भी यही करना चाहा, और दोस्तों इसीलिए उसने क्या किया कि समुद्र मार्ग से दोस्तों निरयाकस को भेजा कि देखो यहाँ से जो भी अपडेट हो वो हमें देना, और बाकी हम इधर से जाते हुए जाएंगे। बट दुर्भाग्य की बात है वो यहीं पर दोस्तों मर गया, ठीक है। तो मात्र 32 वर्ष की उम्र में दोस्तों उसने इतना कुछ किया, ठीक है। 12 वर्षों तक दोस्तों उसने शासन किया है अपने छोटी सी उम्र में, बट 12 वर्षों में दोस्तों उसने पूरे साम्राज्य, एक बड़े साम्राज्य को जीता दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही मतलब लोग उसको आज महान भी कहते हैं। ये तो दोस्तों जो इंपीरियल यानी जो दोस्तों साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो दोस्तों इसको महान कहते हैं। बट महान कहने का दोस्तों खाली साम्राज्य को जीत लेना ही दोस्तों एक महान कार्य नहीं होता है, उस साम्राज्य को स्थापित करना। कितनी तुमने भाई, एक बात मुझे बताओ, साम्राज्य स्थापित करने के लिए ठीक है राजाओं को जीतना जरूरी होता है, बट क्या साम्राज्य स्थापित करने के लिए क्या निर्दोष लोगों को भी मारना जरूरी होता है? हाँ, ये मैं मानता हूँ कि साम्राज्य में कुछ लोग तो को ही बलिदान तो देना ही पड़ता है। जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से कुछ नहीं ना किसी को मरना होता है। बट उस युद्ध को उसमें जीतने के बाद भी दोस्तों वहाँ की सारी प्रजा को मार देना, वहाँ के लोगों को दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नरसंहार करना, तो दोस्तों ये एक महान इंसान का मतलब एक गुण नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ साम्राज्य जीत लेने के आधार पर ही हम कहें कि वो एक महान था, तो दोस्तों ये कहना गलत ही होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों महान तो वो होता है जो जिन्होंने किसी समाज के लिए, देश के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ किया हो, या उसने अब पूरे विश्व के लिए कुछ योगदान दिया हो, ठीक है। अब योगदान के तौर पे इन्होंने 2-3 नगर बसा दिए, तो वो कुछ बड़ा योगदान नहीं था दोस्तों, वो भी नया, जैसे इन्होंने अभी हम लोग पढ़ेंगे कि दोस्तों इसने क्या प्रभाव छोड़ा भारत में, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। तो एक साम्राज्य के विजेता को दोस्तों हम महान नहीं कह सकते दोस्तों। हाँ, इसने अगर कोई बड़ा साम्राज्य निर्माण किया होता दोस्तों, जिस साम्राज्य को इसने जीता उस साम्राज्य को इसने प्रशासन का भी अच्छा सुदृढ़ मामला नहीं कर पाया, मतलब
उस प्रशासन को भी उस साम्राज्य को भी अच्छा प्रशासन नहीं दे पाया। इसने लगभग पूरे साम्राज्य का आधे साम्राज्य को सिर्फ प्रशासन का एक अच्छा प्रशासन देने की कोशिश की, वो भी दोस्तों सही तरीके से नहीं हुआ। इसके मरते ही दोस्तों क्या हुआ, इसके साम्राज्य के 4 टुकड़े हो गए दोस्तों, और हर क्षेत्र में दोस्तों अपने अपने छीना झपटी में दोस्तों चीजें लगने लगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों हैं इसके बारे में। ठीक है, जो दोस्तों जाननी चाहिए थी सिकंदर के बारे में। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि सिकंदर 19 महीने तक दोस्तों भारत में रहा था, क्योंकि इस क्रम में दोस्तों बहुत सारा समय इसको लगा। पहले झेलम में रुका कुछ टाइम, फिर चेनाब और ब्यास घनानंद वाली जो एरिया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये थी दोस्तों सिकंदर के बारे में कुछ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ लिखाए हैं या जो भी चीज़ें मैंने आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बताई हो तो उसको आपको लिख लेना चाहिए था। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दूसरी चीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें दोस्तों। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ठीक है दोस्तों, इतने दिनों से मैं आपसे तहे दिल से दोस्तों रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके तो जरूर ही बताया करें कि दोस्तों कैसा क्या है, कुछ क्या नहीं समझ में आया, और भी चीज़ें हैं। तो अगर और कुछ भी दोस्तों ऐड ऑन चाहिए तो दोस्तों चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई दोस्तों हमारी सिकंदर के बारे में कुछ बातें। ठीक है, तो आप इसको समझ में आ गया ना आपके? ठीक है, तो अब देखो ये भारत आया, तो दोस्तों भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, हम इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, तो भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, अगर हम इसकी बात करें, सिकंदर के आक्रमण का दोस्तों भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें, प्रभाव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या प्रभाव पड़ा, तो दोस्तों एक इतिहासकार हैं जो विंसेंट स्मिथ, जो इसके बारे में कहते हैं कि ये आंधी की तरह आया और चला गया और भारत अपरिवर्तित रहा। मतलब इसके आने से भारत में कोई ऐसा प्रभाव नहीं, बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा जिसको लेकर कुछ कहा जा सके, है ना। विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि आंधी की तरह आया और चला गया और भारत अपरिवर्तित रहा। ठीक है, तो इस विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि इसने भारत पर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं डाला। ठीक है, बट चलो हम लोग जब ये भारत आया तो भारत से जाते समय इसने क्या किया दोस्तों, इसने कुछ नगरों की स्थापना कराई। उस नगर के बारे में आपको जानना चाहिए। एक तो दोस्तों इसने बुकेफेलस नामक एक नगर बनाया। ठीक है, नगर बसाया, एक सिकंदरिया नामक नगर बसाया। ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बुकेफेलस का नाम आपको याद रखना, क्योंकि ये इसके घोड़े का नाम था। दोस्तों कुछ ऐसी पर्सनालिटियां हुई हैं इतिहास में दोस्तों जिनका नाम दोस्तों घोड़े के साथ जोड़ा जाता है। जैसे देखो सिकंदर आया, ये घोड़ा जो था, इसकी जब सिकंदर की जब उम्र 12 वर्ष की थी दोस्तों, जब उम्र इसकी 12 वर्ष की थी सिकंदर की, तब से ये इसके साथ था दोस्तों। ठीक है, तो ये घोड़ा इसके बहुत प्रिय था। क्या हुआ था, जब ये यहाँ से जब रिटर्न हो रहा था तो दोस्तों क्या हुआ, है ना, ये इसका दोस्तों ये युद्ध में घायल हो गया तो घोड़ा, तो यहीं पे इसकी डेथ हो गई थी। तो उसी के नाम पर दोस्तों इसने एक नगर बसा दिया था। ठीक है, इसी तरह दोस्तों और महाराणा प्रताप के घोड़ा क्या नाम है दोस्तों, चेतक, तो उनके भी घोड़े का नाम आता है। इसी तरह दोस्तों भीष्म पितामह, दोस्तों आप लोग शायद ना भी सुना हो नाम, भीष्म पितामह का भी एक घोड़े के साथ जो कहा जाता है कि वो बहुत ही प्रतापी घोड़ा था, कभी उनके साथ भी एक घोड़े का नाम जुड़ता है। ठीक है, तो कुछ है ना, तो किस हुआ है। ठीक है, कुछ पर्सनालिटी ऐसे जिनका नाम घोड़ों के साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आपको इनका नाम तो जरूर याद रखना कि बुकेफेलस, और दोस्तों जो महाराणा प्रताप हैं जिनका चेतक घोड़ा के नाम था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये बुकेफेलस, इसने कुछ नगर का निर्माण कराया। दूसरा चीज दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि दोस्तों इसके आने के बाद दोस्तों, जब ये यहाँ पे भारत पे इसने आक्रमण किया, तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है, भारत में एक तिथिवार इतिहास लिखने की प्रथा शुरू होती है। इससे पहले दोस्तों आपको कोई तिथिवार इतिहास लिखने की कोई प्रथा नहीं मिलेगी। इससे पहले आप या तो पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत के आधार पर दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं, बट दोस्तों जब सिकंदर के आक्रमण के बाद से जो इतिहास लिखा जाता है वो तिथिवार इतिहास लिखा जाता है। उसके बाद आपको चीज़ें तिथि में लिखी हुई मिलने लगती हैं दोस्तों। तो एक इसका ये प्रभाव कह सकते हैं पड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और एक ये भी कहा जाता है ग्रीक और भारत के संपर्क से दोस्तों एक शैली का निर्माण हुआ जिसको उलूक शैली कहा जाता है। उलूक शैली में दोस्तों इसने क्या हुआ, इसके जो विजित क्षेत्र थे उसमें कुछ सिक्के ढाले गए थे दोस्तों उलूक शैली में। ठीक है, तो उलूक शैली का दोस्तों संबंध किससे था, तो ग्रीक और भारत किससे संबंध है, ये भी पूछा जाएगा।
जा सकता है कभी भी क्वेश्चन, तो ये याद रखना है। तो बस आपको ये 2-3 चीज़ देखना है, बाकी इसका और इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि जिससे भारत में बहुत ज़्यादा कुछ। एक और प्रभाव कह सकते हैं दोस्तों, क्या कि दोस्तों जब इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, तो उससे पहले दोस्तों व्यास नदी के उधर तक दोस्तों कई राजा थे, जैसे अंभी था, ठीक है, जो सिंधु और झेलम के बीच में, झेलम और चेनाब के बीच में दोस्तों कौन था, पोरस था, और चेनाब और रावी के बीच में दोस्तों कई छोटे छोटे गणराज्य थे। तो क्या हुआ कि जब ये भारत आया तो इसने पूरे को अपने में जीत लिया, ठीक है। तो यानी इसने अपने को पूरे को एक यूनिटी राजतंत्र के अंदर ला दिया। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दोस्तों ये एक बड़ा लाभ का काम हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सिर्फ किसको हराना था, जिसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं, है ना, सेल्यूकस। दोस्तों सेल्यूकस को हराकर दोस्तों पूरा साम्राज्य जीतना था। तो सेल्यूकस को अलग अलग किसी छोटे राजस्थान से नहीं पढ़ना पड़ा, उस क्षेत्र को इसने दोस्तों एक यूनिटी में बना दिया था। तो एक दोस्तों सिकंदर यानी कौटिल्य चाणक्य के लिए, या कह लो या चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, उस क्षेत्र को जीतना थोड़ा आसान बना दिया इसके जीतने के जाने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें इसके प्रभाव की कुछ बात थी जो इतना ज्यादा नहीं है, बट आपको सब बस जानना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारी सिकंदर के ऊपर दोस्तों पूरी बात हो गई, क्या प्रभाव पड़े, क्या कौन सी युद्ध हुआ, कैसे क्या सारी चीजें हमने दोस्तों इसके बारे में देखी। इसके बाद दोस्तों आज की क्लास हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो जरूर दोस्तों शेयर जरूर करें वीडियो को दोस्तों, और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलें दोस्तों। अपने दोस्तों को बताएं और लोगों को जोड़ें दोस्तों, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग दोस्तों अब अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक को दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों। अब हम लोग कब मिलेंगे दोस्तों? सैटरडे को फिर मिलेंगे दोस्तों, एक नए युद्ध के साथ दोस्तों, एक नए बैटल के साथ दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्तों, आपको सिकंदर के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर कल मिलते हैं दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों और जमकर पढ़िए दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, बाय।